सर लालू यादव जो चरवाहा विद्यालय खोले थे तो बहुत अच्छा था, कहीं से कोई गलत नहीं था। क्योंकि चरवाहा विद्यालय खोलने का अर्थ था कि जो गाय भैंस चराने वाले, भेड़िया चराने वाले, मुर्गी चराने वाले, वो लोग स्कूल में आए और अपने पढ़े, अपने बाल बच्चा को पढ़ाए और आगे विकास करें। लोगों को ये गलत कन्विंस करने का काम किया फॉरवर्ड लोग कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया है। अरे भैया, लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल करके लोगों को विकास करने का काम किया है, सही दिशा पर लाने का काम किया है। लालू यादव अगर अपने से नहलाए मुसहर को तो कौन सा गलत। माननीय देश के प्रधानमंत्री एक दिन झाड़ू पकड़ कर कहते हैं क्या सफाई अभियान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक दिन आपको झाड़ू पकड़ने लेने से पूरा देश साफ हो गया? तो जो लोग सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री थे तो उनको अपने बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कमी रहेगी होगी? तो क्या ये लोग मतलब हाथ से निकल गए थे? नहीं, हाथ से नहीं निकल गए थे। जैसे आपको बिहार के अभी डिप्टी सीएम का ही नाम ले लीजिए, सम्राट चौधरी। अच्छा, इस 420 नहीं तक है सम्राट चौधरी। कैसे बताइए? ये कम उम्र में जो है 95 और 97 में जब इनको लालू यादव मंत्री बनाते हैं तब ये कहते हैं कि हम 7वां पास हैं। अब कहते हैं कि हम और ओकरों से ज्यादा पढ़ लिए हैं। उम्र में भी डिफरेंट है। तो जो आदमी जैसन चश्मा पहनता है वैसन उसको नजर आता है। तो सम्राट चौधरी जो है कि अपने करप्ट व्यक्ति, गलत व्यक्ति, तो इसलिए लगातार जो है कि मैंने बोलते रहते हैं लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर की, ताकि हमको लोग पहचाने। सम्राट चौधरी का इतने काम, हाँ, हमको इतने लोग जाने। सम्राट चौधरी बैल के बराबर है, उसको बैल से तुलना कीजिए। सम्राट चौधरी बरका दे। लेकिन वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलेंगे भैया, क्या नहीं बोलेंगे हम? जिस व्यक्ति को बोलने नहीं आता, जिस व्यक्ति को अपने पिता के बारे में बोलने नहीं आता हो, जिस व्यक्ति को अपने गार्जियन के बारे में बोलने नहीं आता हो, जो व्यक्ति उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी उनको घर में बैठा के खाना खिलाने का काम किया, और उनको अब शब्द बोलते हैं। हम उनको बैल बोल दिए तो बड़का का उल्टा बोल दिए। बैल को बैल ना बोलेंगे, बैल का काम है खेत जोतना। खेत जोतिए, एक हाथ घूस दो, दूसरे हाथ से काम लो। यही जो है कि पंचायत से लेकर के और प्रखंड से लेकर के जिला तक का यही स्थिति। तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है, बताइए? सुधार करने के लिए आपको जो है कि सरकार बदलना होगा। अच्छा, लोगों को तत्काल बदलना होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी वृद्ध हो गए हैं। अब यंग को लाना जरूरी है। यंग जो आएगा वो अपने हिसाब से। तो मतलब आप यंग में किसको, चिराग जी को देख रहे हैं? युवा में हम उसी को देख रहे हैं जो हर लोग देख रहे हैं। तो खुल के बोलिए। अपने चहेते को हम देख रहे हैं। अच्छा जी, तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो सबके चहेते हैं, जो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, गरीबी से लेकर के अमीरी तक। बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन? लालू यादव। क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? क्यों? मतलब ये तो आप विवादित बात बोल रहे हैं। पहला विवादित नहीं, हम आपको तथ्य के साथ समझाएंगे कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री लालू यादव ही है। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि मैं अभी फिलहाल पटना में हूँ। आपने पिछला पॉडकास्ट देखा होगा, हमने साधु यादव जी के साथ किया था, और उसके पहले हमने रामकृपाल यादव जी के साथ भी किया था। तो अभी हम फिलहाल मनेर विधानसभा में हैं। मनेर विधानसभा आप कह सकते हैं कि बिहार का एक ऐसा विधानसभा है जिससे लगभग बिहार के सभी लोग वाकिफ होंगे। हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि जो यहाँ के विधायक जी भी हैं वो अपने बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। राजद के विधायक हैं माननीय श्री भाई वीरेंद्र जी, तो उन्हीं के खासपुर पंचायत में हम अभी हैं, और हमारे साथ हैं चंद्रभूषण यादव जी, जो अपने बारे में बताएंगे। जी प्रणाम। चंद्रभूषण कुमार यादव, पैक्स अध्यक्ष, पंचायत राज खासपुर। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे अभी आप पैक्स अध्यक्ष हैं, तो आप बचपन में भी राजनीति में ही आना चाहते थे या कुछ और सपना था? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी, और अपने पंचायत की ओर से मैं आपको धन्यवाद जी देता हूं। मैं देखिए, हमारे पिताजी शुरू से समाज सेवी रहे हैं जी, और हम अपने बचपन से पिताजी से हम सीखे हैं, और जो भी कुछ सीखे अपने पिता से ही सीखे। हमारे पिता गुरु हैं जी। इसलिए समाज सेवी करना, हमारा सब लोगों का सेवा करना, जनता का सेवा करना हमारे खून में है जी। तो इसलिए हम बचपन से ही सेवा के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा रहा है, और बचपन से ही हम सेवा करते आए हैं। चाहे सेवा जिस प्रकार का हो, आम लोगों की सेवा जिस प्रकार का हो हम करते तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है पिताजी से मिली, जी।
तो क्या आपके पिताजी भी किसी राजनीतिक परिदृश्य से जुड़े हुए थे, या आपका फैमिली उनसे भी पहले राजनीति में था? जी, हमारे पिताजी राजनीतिक में रहे हैं। हमारे पिताजी से पूर्व में भी जो हमारे दादाजी परदादाजी वो सारे सोशल मैन रहे हैं। अपने गांव में, समाज में लोगों को उस समय पंचायत के माध्यम से लोगों को सेवा दिया करते थे। क्योंकि उस समय देश जब आज़ाद नहीं थी तो लोगों को समझाने का जो तरीका था, झगड़ा झंझट समाप्त करने का जो तरीका था, जो पंचायत के माध्यम से ही लोग किया करते थे। तो उसके बाद फिर हमारे पिताजी जब आए तो स्कूली आवर से ही स्टूडेंट के रूप में जब थे तब से ही उन्होंने लोगों का सेवा करना, क्योंकि उनके लिए तो काफी टफ वर्क था उस समय लोगों को समझाना। उस समय लोगों को समझाना, पढ़ाना, लिखाना, मदद करना। क्योंकि हमारे पिताजी का जन्म दियारा के इलाका में हुआ था और जो चकिया टोला एक गांव हुआ करता था जो आज बिहार के नक्शे में नहीं है। जी, अच्छा। हाँ, दुख की बात है कि बिहार के नक्शे में वो गांव आज नहीं है। वहां से हमारे पिताजी स्कूलिंग करने के लिए पैदल आया करते थे 5 किलोमीटर, कॉलेज आया करते थे 15 किलोमीटर दूर, और वहां से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और आज 94 में 90 में 1990 1994 में चकिया टोला पूर्ण रूप से माँ गंगा की गोद में विलीन हो गई और हम लोग को यहाँ छितनावा में आए, विस्थापित होकर के। और यहाँ जो छितनावा के जो तमाम हमारे गार्जियन लोग थे, हम लोगों को काफी मदद करने का काम किया। जो भी हमारे यहाँ हम लोग जहाँ गए एक दूसरे को कोऑपरेशन मिला, तब से हम लोग यहाँ हैं। और बिहार सरकार 2001 में चुनाव करवाती है मुखिया का, और उसमें हमारे पिताजी मुखिया बनते हैं। तब से लगातार वो सिलसिला जनता के बीच में ही है। जी, तो जैसे एक चीज मैं बीच में पूछना चाहूंगा, आपने बताया कि आपके जो पिताजी थे वो 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे, फिर 15 किलोमीटर दूर कॉलेज जाते थे। खास करके लोगों के बीच में एक धारणा बनी रहती है कि यादव समाज से है तो ज्यादा से ज्यादा अपना खेती बाड़ी करेगा या गाय भैंस का पालन करेगा, अपना जीवन यापन जिएगा। तो कोई ऐसा किस्सा बताइए, आपके पिताजी पढ़ाई को लेकर इतने जागरूक कैसे थे, वो भी उस जमाने में? देखिए, हमारे पिताजी शुरू से ही एज ए हर व्यक्ति को कुछ गॉड गिफ्ट होता है जी। तो इनको जो एक है हमारे परिवार में बहुत सारे लोग शिक्षक रहे हैं। अच्छा। जिसमें एक इनके बड़े भाई भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, जिनसे इनको प्रेरणा मिली शिक्षा के प्रति। इनके बड़े भाई उमाशंकर प्रसाद सिंह हमारे पिताजी के, राघव प्रसाद सिंह। तो उन लोगों के माध्यम से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। रामायण महाभारत के काफी वो लोग जानकार हुआ करते थे जी। भुवनेश्वर बाबू जो थे डबल MA उस समय 1950 के दशक में उन्होंने डबल MA किया था। अच्छा। जो हमारे पिताजी के चचेरे भाई हैं, जो हमारे बड़े पापा हुए। उमा शंकर प्रसाद सिंह जो रेलवे में बड़ा बाबू के पद पर थे, वो रामायण और महाभारत थे। मतलब हर एक प्रचंड विद्वान उनको जी, प्रचंड विद्वान राघव प्रसाद सिंह रामायण का प्रचंड विद्वान हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो शिक्षा था वो शुरू से रग रग में बसा था। शिक्षा हमारे घर में शुरू से ही है। प्रेरणा हमारे पिताजी के अपने भाइयों से मिला है, अपने चचेरे भाइयों से मिला है। और तब जो है कि वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी तय करके और स्कूल और कॉलेज किया करते थे। तो उसके बाद हम जानना चाहेंगे आपकी मतलब शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई? देखिए, हमारा जन्म जो है कि 1987 में चकिया टोला में ही हुआ, दियारा में। दियारा जो दानापुर विधानसभा के अंतर्गत उस समय आया करता था, अब नहीं है चकिया टोला। तो हमारा प्रारंभिक स्कूल वहीं, प्राथमिक जो स्कूल था वहीं हम किए अपना। फिर उसके बाद हमारा एडमिशन हमारे पिताजी यहाँ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल शेरपुर जी सेक्रेड हार्ट में करवाए। 1994 में नया नया इस कॉन्वेंट स्कूल खुला था, इंग्लिश मीडियम था। हर पिता का इच्छा होता है कि हम अपने बच्चा को कुछ अच्छा करवाएं। तो हम लोगों को वहाँ आने में काफी कठिनाई होती थी, क्योंकि चकिया टोला से हम शेरपुर आते थे पढ़ने। अच्छा। और चकिया टोला से शेरपुर का दूरी 5 किलोमीटर था और हम नाव से आते थे। अच्छा। पैदल आए घर से, फिर पैदल के बाद नाव से आए, नाव से फिर हम पैदल स्कूल जाते थे। उसमें काफी समय लग जाता था। स्कूल जो है कि 7 बजे चालू होता था और हम स्कूल में 9 बजे आते थे। अच्छा। काफी टीचर से डांट सुनना पड़ता था। उस टाइम पिटाई का भी कल्चर था, पिटाई भी होती होगी? जी, पिटाई होती थी कस करके स्कूल में शिक्षकों के द्वारा। तब इसी बीच में 94 में हमारा घर गंगा के नदी में विलीन हो गया। फिर हम लोग वहां से अवस्थित यहाँ छितनावा आ गए। छितनावा आने के बाद
से फिर हमारा उसी स्कूल में एडमिशन कराया गया। तब हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था, क्योंकि सब कुछ गंगा जी में समा गया, माँ गंगा के गोद में चला गया, कुछ था नहीं, खाने पे आफत था, बहुत कुछ सोचना पड़ता था। फिर फीस के अभाव में, स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे, उस अभाव में मेरा नाम कट गया, नाम वहाँ के जो शिक्षक थे काट दिए। फिर हम शेरपुर इंदर सिंह हाई स्कूल में हमारा 8वां क्लास में एडमिशन होता है। फिर हम वहाँ से अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं जी। मैट्रिक हम इंदर सिंह से ही किए हुए, फिर +2 हम BS कॉलेज से किए, फिर ग्रेजुएशन किए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी ने राजनीति में शुरुआत किया था, उसके पहले समाज सेवा से दादाजी परदादाजी जुड़े हुए थे, तो वो कौन सा समय रहा होगा जब ये राजनीति में आए, और उसके पहले कुछ और करते थे या राजनीति में ही आना था? देखिए, दरअसल हम लोग एक मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं जी। और हमारे पिताजी, हमारे दादाजी मुख्य रूप से जो यादवों का जो बिजनेस रहा है खेती का, तो वो मतलब जैसे आपसे मैंने पूछा है राजनीति में कैसे हैं, उसके पहले कुछ करते थे या डायरेक्ट राजनीति में एंट्री हुई? हमारे पिताजी राजनीतिक में लालू यादव जी लाए उनको जी। लालू यादव जी का प्रोग्राम था दानापुर में और वहाँ वो गए, तो हजारों के भीड़ में लालू यादव उन्हीं को स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। और उस समय राष्ट्रीय जनता दल नहीं था, जनता दल था जी। और उसका चुनाव चिन्ह चक्र छाप था। तो हमारे पिताजी को माने लालू यादव वहाँ पटना जिला का लगता है कि सचिव, पटना जिला सचिव या कुछ उस समय बनाते हैं। ये रहता है आपका 1987 या 90 का दशक, 90 का दशक, उसी के बीच में। और वहीं से पिताजी का राजनीतिक कदम स्टार्ट होता है। जैसे आपने शुरू में बताया था पॉडकास्ट शुरू पहले कि वो शिक्षक की भी नौकरी किए थे, हाँ, तो उसके बारे में जरा बताएं। हमारे पिताजी ग्रेजुएशन करने के बाद, चूंकि हर व्यक्ति का शौक होता है कि हम भाई नौकरी करें, पढ़ाई तो अक्सर हम सब के जो समाज में हाँ। करने का अर्थ ही होता है जॉब करना, हाँ। बिजनेस करना। तो हमारे पिताजी भी जैसा कि लोगों के कहने पर अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए उन्होंने बिहटा में पवित्री देवी करके एक हाई स्कूल है, वहां से उन्होंने लिपिक के पद पे जो है कि ज्वाइन किए और करीब 6 महीना साल भर उन्होंने वहाँ अपनी सेवा दिए। और फिर उनको नौकरी में माने रुचि नहीं लगा, दिल नहीं लगा, तो वहां से उन्होंने त्याग पत्र दे करके, और राजनीतिक में उनको काफी रुचि था, तो फिर राजनीतिक में आम जनता के बीच लोगों को सेवा करने के लिए राजनीति उन्होंने चुना। तो वो कब फर्स्ट टाइम राजनीति में, कब मतलब जैसे आगे बढ़े जीत के, इसके बारे में? 90 से ही वो राजनीतिक में है। जैसे मुखिया कब बने पहली बार? मुखिया बिहार सरकार में जब मुखिया का जब चुनाव हुआ 2001 में, तो 2001 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा खासपुर पंचायत मनेर विधानसभा से, और उस समय 74 या 75 वोट से उन्होंने विजय प्राप्त किया। अच्छा, बहुत नजदीकी मामला जी, बहुत नजदीकी मामला था। तो इतना वोट से उन्होंने विजय प्राप्त किया। फिर उसके बाद में 2006 में आरक्षण लागू हो जाता है पूरे बिहार में जी। तो यहाँ खासपुर पंचायत जो है कि आपको अति पिछड़ा सीट हो जाती है जी, और अति पिछड़ा सीट होने पर चुनाव नहीं लड़ पाते। इसके बाद में फिर 2009 में पैक्स का चुनाव आता है, तो वो पैक्स के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ते हैं और फिर जो है कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीत जाते हैं। अच्छा। चूंकि इन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया है, आम जनता के बीच में रहे हैं, लोगों का सेवा किया है, इसलिए लोग भी इनको हमेशा आशीर्वाद अपना बेटा समझ के देते रहे हैं जी। तो 2009 में इन्होंने पैक्स का चुनाव जीता, फिर 5 साल बीतने पर 14 का चुनाव आया, फिर 14 में भी जीते, और इसके बाद जब 19 का चुनाव आता है तो 19 में हमारे पिताजी को बुरी तरह से एक दुर्घटना के माध्यम से इनको फंसा दिया जाता है। अच्छा। 2019 में जी। और उसी दुर्घटना के शिकार होकर के आज तक हम लोग हैं। तो इसके बाद जैसे राजनीति में आप अभी पैक्स अध्यक्ष हैं जी, तो आपने कब शुरुआत किया? जब पिताजी जेल में थे उस वक्त या उससे पहले? देखिए, जब पिताजी थे यही, जब माने इस घटना के शिकार नहीं थे, तब हम पिताजी के साथ में कहीं जाया करते थे, लोगों को सेवा करने का मौका हमको भी कभी कभार मिला। लोग पहचानने भी लगे, हम लोग पहचानने भी लगे कि ये हिमांशु मुखिया के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं। लोग हमको बीच बीच में जो मौका मिला, जैसे ब्लड दान करने का मौका मिला, हमने बहुत सारे लोगों को, अभी तक हम करीब 30-35 लोगों को हम ब्लड दे चुके हैं जी। 30-35 लोगों को हम अपने शरीर से खून दान दे चुके हैं। तो ऐसे ही मैंने मौका मिला, हम सेवा करते रहे जी।
अब जैसे हमने तो अभी आपके निजी जीवन के बारे में जाना, अब जैसे आप पैक्स अध्यक्ष हैं, जी। तो एक पैक्स अध्यक्ष का क्या काम होता है? अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग नहीं जानते होंगे, जो शहर में रहते हैं या जिनको उतनी जानकारी नहीं होगी, जी तो जी। कैसे बताना चाहेंगे? दरअसल पैक्स जो है जी। यह एक किसानों का संस्था है, किसानों का एक समिति है जो माने किसान को लाभ पहुंचाने के लिए आजादी से पहले ही ये संगठन का निर्माण किया गया था, पैक्स का। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को समय समय पे खाद देना, बीज देना, ट्यूबवेल गड़वाना, किसानों का जो फसल है उसको बाजार में ले जा करके बिकवाना, बेचना, किसान से संबंधित यह एक समिति है। जी। किसानों को खेती करने के लिए पैसा उपलब्ध कराना, समय पर ऋण दिलवाना, जी। यही पैक्स का तो क्या काम। आप लोग, जैसे अभी आप पैक्स अध्यक्ष हैं, तो खास करके हम आपके पंचायत के बारे में जानना चाहेंगे, खासपुर के बारे में, जी। कि महिलाओं के लिए भी आप लोग, जो जैसे महिला जो किसान है या जो स्वरोजगार चाहती है, तो उन लोगों के लिए आप लोग कुछ प्रयास करते हैं? जी बिल्कुल, हम आपको आपके माध्यम पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम 2024 दिसंबर 2024 को पैक्स अध्यक्ष बने, तब से जो है कि हम प्रयासरत हैं कि हम लोगों को ऋण दिलवाएं। अच्छा। खेती करने के लिए ऋण दिलवाएं, खेती करने के लिए सही समय पर खाद दें, बीज दें। जो अभी खाद 10 दिन में आने वाला है, हम लोगों के बीच खाद वितरण करेंगे। इसके बाद में धान का जो अभी फसल बोया गया था, कुछ धान नष्ट हो गया है प्राकृतिक आपदा को लेकर के, तो अभी बिहार सरकार में हम लोग जो आवेदन किए हुए हैं किसानों को फसल क्षति देने के लिए, तो वो क्षति मिलेगा। और इसके बाद में किसानों को और भी जो सुविधा है, जैसे कि कीटनाशक दवाइयाँ, इसके बाद में आपको वो हैंड पंप मशीन जो होता है छिड़काव, कीटनाशक दवा छिड़काव कराने वाला, वो हमने पिछले बार में 100 किसानों के बीच में वितरण किया था। तो इसी प्रकार से समय समय पर जो है कि कुछ न कुछ आदमी करते रहते हैं। जैसे अभी खासपुर जो पंचायत है, यहाँ पे आप मौजूदा टाइम में सबसे बड़ा समस्या क्या देखते हैं जिसका निवारण होना चाहिए? इसका सबसे बड़ा, अगर किसानों की समस्या को देखा जाए तो जल का समस्या है। जी। जैसे अभी मान लिया प्राकृतिक आपदा हुआ, तो प्राकृतिक आपदा में जैसे बरसात के दिनों में बाढ़ आना, बरसात के दिनों में बाढ़ आना और पानी नहीं निकलना, तो इस स्थिति में आपका फसल नष्ट हो जाता है किसानों को, तो ये प्राकृतिक आपदा झेलना होता है। दूसरी बात, फिर एक और प्राकृतिक आपदा, जब बारिश नहीं होती है तो उस समय नहर में पानी नहीं रहता है, तो उस समय गवर्नमेंट के तरफ से ट्यूबवेल करवाना, ये माने एक गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कि भाई ट्यूबवेल कराया जाए, लोगों को खेती करने में आसानी होगी। और हम जैसे कि अभी मांग किए हुए हैं अपने जिला में गोदाम बनाने के लिए। अच्छा। जो हमारे किसान भाई हैं, वो हमारे यहाँ अक्सर ज़्यादा खेती होता है प्याज का। अच्छा, आलू का। जी प्याज का, तो उनको यहाँ माने रख रखाव के लिए, प्याज रखने के लिए, ताकि उचित दाम पे जब समय हो तो बेच सके। जी, तो उसका माने हमने चाली बनाने के लिए, प्याज रखने का जो होता है गोदाम बनाने के लिए हमने लिख करके जिला में दिया है, और उम्मीद करते हैं कि साल 2 साल में हम बना दें। तो इसके अलावा जैसे आप बता रहे हैं कि ये बाढ़ वाला एरिया है, जी, तो आपके नज़र में ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे पूरा तरीके से तो नहीं, लेकिन थोड़े तौर पे उसमें सुधार हो सकता है? बिल्कुल, ये आपका दियारा क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ अगर बांध को बंधवा दिया जाए तो पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। जो बाढ़ में जो पानी आती है और हम लोगों का फसल को जो नष्ट कर देती है, इसको हम लोग रोकने में कुछ हद तक सक्षम हो जाएंगे, और हमारे किसान भाई जो हैं उनको जो फसल नष्ट हो जाता है उससे वो बच जाएंगे। जी। और जैसे अब हम लोग पंचायत में ही बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है ये बात कि शिक्षा और स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी आम जनमानस के लिए। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहाँ के लोगों को क्या क्या सुविधाएं हैं? देखिए, शिक्षा में तो यहाँ स्कूल सरकारी भी है, बिहार सरकार का भी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी है। जी। तो सरकारी स्कूल में बच्चियाँ जाती हैं, और पहले की अपेक्षा कुछ सुधार है। पहले की अपेक्षा, साल भर पहले के अगर अपेक्षा में अगर आज तुलना किया जाए तो कुछ सुधार नजर आता है, क्योंकि हम महीना में 1-2 बार जरूर जाया करते हैं माने बिहार सरकारी स्कूल में। तो अंतर हम, चूँकि हर बच्चा जो है कि ड्रेस कोड में रहता है, हर बच्चे को जो है कि एक टॉपिक पे NCERT बुक से पढ़ाया जाता है, तो पहले की अपेक्षा आज कुछ बच्चों में गुणवत्ता आया है। और रहा प्राइवेट स्कूल, तो वहाँ तो भाई जो पैसे वाले लोग हैं, जितना दाम उतना काम, जितना आप दाम दीजिएगा उतना आपका काम बनेगा। तो
हर स्कूल का अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है, यही है। डिग्री कॉलेज आपके खास करके मनेर विधानसभा में है या आप लोग कहीं बाहर जाना पड़ता है अभी? हमारे मनेर विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। इसका हम लोगों ने माननीय विधायक मनेर से हम लोग कई बार सवाल किए हैं और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपको हम डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। और अपने सांसद महोदया से भी हम लोग बात किए थे, तो जी डॉक्टर मीसा भारती जी से, तो उन्होंने भी बताई थी कि हम आपको डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक उपलब्ध नहीं है। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको पढ़ाई करने के लिए पटना जाना पड़ता है। अपने घर से 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी तय करके उनको जाना पड़ता है। इसके बाद हम आएंगे सरकारी योजनाओं के ऊपर, जैसे पीएम आवास, उज्ज्वला, मनरेगा आदि का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने में क्या चुनौतियां आती हैं या अब चुनौतियां नहीं है? देखिए, जैसे अभी पीएम आवास अभी उसका फॉर्म डाला गया है अभी 2 महीना पहले, तो मनमानी हुआ है उसमें पीएम आवास में। क्योंकि यहाँ जो भी मुखिया है या जहाँ का भी, मैं सिर्फ यहाँ का ही नाम क्यों लूँ, वो लोग सोचते हैं कि हम अपने व्यक्ति को ही सिर्फ काम लाए, मेरा व्यक्ति ही कमाए, मेरा ही व्यक्ति कमाए, मेरा ही व्यक्ति को, हम अपने ही व्यक्ति को या अपने ही वोटर को हम आवास दें, विपक्षी जो वोटर है उसको हम आवास न दें। ये सारा मुद्दा है। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, सब जगह का हालात है। बाबू हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इनका चरम सीमा पे है घुसखोरी। अच्छा, हाँ, घुसखोरी जो है कि चरम सीमा पे है। पैसा दो और काम, मतलब अफसरशाही को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, एक हाथे घूस दो, दूसरे हाथे काम लो। यही जो है कि पंचायत से लेकर के और प्रखंड से लेकर के जिला तक का यही स्थिति। तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है? सुधार करने के लिए आपको जो है कि सरकार बदलना होगा। अच्छा, लोगों को तत्काल बदलना होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी वृद्ध हो गए हैं। अच्छा, अपने सेंस सब उनके पास नहीं है। हाँ, अब यंग को लाना जरूरी है। हाँ, यंग जो आएगा वो अपने हिसाब से। तो मतलब आप यंग में किसको, चिराग जी को देख रहे हैं? नहीं, अरे भैया, चिराग जी केंद्र में है। तो केंद्र में है तो एक ही व्यक्ति दो जगह कैसे जाएगा? आप केंद्रों में आइएगा, बिहारों में आइएगा। तो युवा में आप किसको देख रहे हैं? मतलब युवा में हम उसी को देख रहे हैं जो हर लोग देख रहे हैं। तो खुल के बोलिए। अपने चहेते को हम देख रहे हैं। अच्छा जी, तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो सबके चहेते हैं, जो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, गरीबी से लेकर के अमीरी तक। उन्होंने हर व्यक्ति को जो है कि कम समय में 17 महीना में ही 5 लाख लोगों को, 17 महीना में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है और कुछ लोगों को जो है कि रोजगार देने का काम किया है। तो हम उनको नहीं चाहेंगे तो किनको चाहेंगे? लेकिन इसमें मैं रोकना चाहूंगा आपको। जो अभी एनडीए की सरकार है वो हमेशा बोलती है कि घर का जो मुखिया होता है वो निर्णय लेता है। तो कहीं ना कहीं वो नीतीश जी की योजना थी, उस टाइम ये सरकार थे, तो ये भी वाहवाही लूटते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? हंसी आती है इस बात पे कि अगर आप कहते हैं कि घर के मुखिया हम हैं, ड्राइविंग सीट पे हम बैठते हैं और गाड़ी हम चलाते हैं और गाड़िया एक्सीडेंट हो जाएगा तो श्रेय बगल वाले को दीजिएगा। अगर आप ये बात को कह रहे हैं कि भाई माने हम मुखिया थे, हम मुख्यमंत्री थे, स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, तब विकास हम कर दिए हैं, और पुलवा धंस गया तो विनाश कौन कर दिया? उसका श्रेय आपको जाना चाहिए। इसके बाद में सृजन घोटाला हुआ तो कौन किया? मुजफ्फरपुर में वो हमारी बच्चियों के साथ जो बलात्कार किया गया और उसको मार के गाड़ दिया गया, इसका श्रेय कौन लेगा? शिक्षा घोटाला जो हुआ करोड़ों का, उसका श्रेय कौन लेगा? मैंने विकास हो गया था आपका, अब विनाश हो गया था लालू यादव का। ये कहां से बात है भाई? हमको तो यहाँ तक लग रहा है कि इतिहास में ये बच्चों को पढ़ाया जाए कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन? लालू यादव। क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? क्यों? मतलब ये तो आप विवादित बात बोल रहे हैं। पहला विवादित नहीं, हम आपको तथ्य के साथ समझाएंगे कि बिहार के पहला मुख्यमंत्री लालू यादव ही हैं। कैसे? हम आपको ला रहे हैं कैसे? क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1952 में जो है कि चुनाव हुआ, तब श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद और भी लोग समय समय पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, वो बकलोल जो पूछता है लोग बार बार और कहता है कि लालू यादव ही ऐसे किए तो 20 साल शासन किए तो 25 साल शासन किए, उसको जब यही ज्ञान नहीं है, उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो क्या किए? मैं किसी पार्टी का नहीं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो जिस पार्टी के रहे हों, उन लोग क्या किए? वो लोग विकास नहीं किए थे? वो लोग कुछ गलत काम नहीं किए थे? लालू यादव का गलती यही है कि वो गरीब को नहलाया। लालू यादव का गलती यही है कि गरीब को अधिकार दिलाया। लालू यादव का गलती यही है कि चोरी पे रोक लगाने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया।
लालू यादव का गलती यही है कि गरीबों को उत्थान किया। तो जो लोग जंगल राज का मतलब सवाल खड़ा कर देते हैं कि लालू जी थे तो खूब जंगल राज था, तो उसमें क्या कहेंगे? मैं फिर से उसको बकलोल कहना चाहूंगा। अच्छा। हाँ, जो एनडीए के लोग या जो भी लोग हैं कहते हैं कि मैंने लालू यादव के समय में जंगल राज था, तो क्या आज अगर तुलना किया जाए तो आज महाजंगल राज कहने में क्या गलती है? जो आए दिन हत्या लूट बलात्कार होता है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि मैंने हत्या ना हो। उस समय जब लालू यादव के समय में जब सत्ता मिला था तो उनके समय एक अलग चुनौती थी, और जब नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनके समय अलग चुनौती थी। अरे भैया, आग को पानी से तुलना करेंगे तो आग का काम है जलाना, पानी का काम है बुझाना। लालू यादव के समय जब चुनौती थी कि लालू यादव के समय किसी को हक अधिकार नहीं था बोलने का। बात समझ रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो भी ओबीसी फैक्टर के लोग हैं, जो भी गरीब व्यक्ति लोग हैं, उच्च वर्गीय उच्च कोटि के सामने बोलने का हैसियत नहीं थी। अगर आप उसके सामने चले जाते हैं तो आपको चप्पल पहन के नहीं जाना है, खड़ाऊ पहन के नहीं जाना है, साइकिल पे चढ़ के नहीं जाना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। क्या यह नैतिकता है? क्या कहेंगे इसको? तो ये लालू यादव ने लोगों को देने का काम किया है। लालू यादव जो है कि आवाज बन करके उभरे थे, यही जो है कि बहुत सारे लोगों को नगवार गुजरा। अरे ललुआ, गरीब के बेटा ललुआ, अहिरा जो है कि सबके जो है कि बोलेला सिखई थो। हाँ, सब पढ़ लिख जाता ना तो फिर हमारे बतवा ना सुनता। तो यही कहा कि फंसाओ फंसाओ ललुआ के फंसाओ। तो लालू यादव जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तब उससे पहले चारा घोटाला था, जो इनके कान में आया कि भाई चारा घोटाला हो रहा है, तो उन्होंने जांच का आदेश दिया। हम कहते हैं कि अगर हम चोरी कर रहे हैं और हम ही जो है कि आदेश देंगे कि तुम मेरे खिलाफ जांच करो, ऐसा हो सकता है क्या? तो आप क्या मानते हैं जब उनको कोर्ट चारा घोटाला के केस में उनको जेल जाना पड़ा तो उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि लालू यादव को सीबीआई पूरी तरह से क्लीन चिट दे चुका था। अच्छा। कि लालू यादव का कहीं गलती नहीं है, लालू यादव कहीं भी चोरी नहीं किया है, कहीं गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन फिर उसको कमरा के अंदर रहने वाले लोग, एसी के अंदर रहने वाले लोग कहा कि इसको फंसाओ, नहीं फंसाएगा तो हम लोगों को रहने नहीं देगा, हम लोगों को सत्ता में आने नहीं देगा, इसको बदनाम करो। वही बदनाम किया गया है। कहीं लालू यादव ने कोई चोरी नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने गलत कामों के विरुद्ध आवाज उठाया। ठीक है, अब जैसे आप बता रहे हैं लालू जी ने कुछ गलत काम नहीं किया है, लेकिन आज के समय में चुनाव नजदीक है तो फिर ये लोग जिक्र करने लगेंगे, जो भी विपक्ष के लोग हैं, कि लालू जी ने इतना मतलब शिक्षा में उत्थान किया था कि चरवाहा विद्यालय खोल दी। तो उसके बारे में क्या किस्सा है कि उतना मजाक उड़ाया जाता है चरवाहा विद्यालय का? नहीं, देखिए, समय समय पे चेंज होता ही है, बदलाव संसार का नियम है, इससे आप नहीं। दरअसल लालू यादव जो चरवाहा विद्यालय खोले थे तो बहुत अच्छा था, कहीं से कोई गलत नहीं था। क्योंकि चरवाहा विद्यालय खोलने का अर्थ था कि जो गाय भैंस चराने वाले, भेड़िया चराने वाले, मुर्गी चराने वाले, गधा चराने वाले जो लोग हैं वो आए और स्कूल में पढ़े। कहने का मतलब यह था अच्छा कि जो पिछड़े लोग हैं, जो सुअर चराने वाला लोग है, जो गाय चराने वाले लोग हैं, भैंस चराने वाले लोग हैं, बकरी चराने वाले लोग हैं, जी बिल्कुल, वो लोग स्कूल में आए और अपने पढ़े, अपने बाल बच्चा को पढ़ाए और आगे विकास करें। इसके बाद लेकिन लोगों को ये गलत कन्विंस करने का काम किया फॉरवर्ड लोग कि लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल दिया है। अरे भैया, लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोल करके लोगों को विकास करने का काम किया है, सही दिशा पर लाने का काम किया है। लालू यादव अगर अपने से नहलाए मुसहर को तो कौन सा गलती? उनका कहने का उद्देश्य को समझना है। आज अगर माननीय देश के प्रधानमंत्री एक दिन झाड़ू पकड़ के और कहते हैं क्या सफाई अभियान है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक दिन आपको झाड़ू पकड़ने लेने से पूरा देश साफ हो गया? नहीं ना। आप एक प्रधानमंत्री रहते हुए आप यह उद्देश्य देना चाह रहे हैं कि भाई हो, लोग हो साफ सफाई करना, मैंने अपना घर द्वार रखना चाहिए, करना चाहिए। नहीं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है अभी के समय में जी, उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये आती है कि 2005 में जब नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जब लालू जी के पीरियड में काम सब कुछ सही चल रहा था, तो उस टाइम उनकी हाल कैसे हो गई होगी? लालू यादव के जी, बदलाव संसार का नियम है, ठीक है, तो बदलाव होते रहना चाहिए और होता ही है। इसमें कि लालू यादव की हार कैसे हो गई,
समय जो लालू यादव को उस समय लोग जिताया करते थे, जो उस समय बच्चे थे, 15 साल में वो वोट देने लायक हो गए। उन लोगों को ये लगा कि भाई लालू यादव को शायद हम बदल देंगे, इनके जो सहपाठी हैं माननीय नीतीश कुमार जी, अगर ये सत्ता में आते हैं तो शायद कुछ हम लोगों के लिए लाएंगे। क्योंकि लालू यादव के यहाँ चुनौती थी लोगों को घर से निकालना। लालू यादव तो घर से निकाल दिए। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गद्दी पे आए तो नीतीश कुमार जी के सामने चुनौती था रोड, नाली, बिजली, शिक्षा। अच्छा। तो कुछ हद तक माननीय नीतीश कुमार जी भी अपने काम में सक्सेस हुए। गांव-गांव तक रोड दिया, सच्चाई है, बिजली दी, कुछ स्कूल में शिक्षा सुधार हुआ। इससे तो दूरी नहीं बनाया जा सकता है। तो अब फिर बदलाव होगा। मानते हैं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों के समय में काम हुआ है, ज्यादा हुआ हो या कम हुआ हो? क्योंकि आप काम करेंगे तब तो जीतेंगे। लेकिन अब फिर बिहार जो है कि करवट बदल रही है। लोग तो बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी 9वीं फेल है, जो खुद कुछ उनको ज्ञान नहीं है, वो क्या बिहार को चलाएंगे? इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, जो लोग बोलते हैं वो मूर्ख नहीं तो क्या है। जिस व्यक्ति का माँ जो है कि 8 साल मुख्यमंत्री रहा हो, जिस व्यक्ति का 7 साल पिता मुख्यमंत्री रहा हो, अगर उनके माता और पिता चाहते तो किसी भी प्राइवेट स्कूल से, सरकारी स्कूल से बिहार के अंदर बिना पढ़े लिखे सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन उनके मदर और फादर माननीय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अगर गलत नहीं की तो आप उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं कि गलती तुमने काहे नहीं किया। मैंने वो अपने बेटा को सर्टिफिकेट नहीं दिए तो अच्छी बात है ना। बिहार के लोगों को समझना चाहिए कि भाई जब वो अपने बेटा के साथ गलत नहीं किए तो हमारे साथ कैसे गलत करेगा। तो जो लोग सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री थे तो उनको अपने बच्चे के पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए था, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कमी रहेगी होगी? नहीं, मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी बेटी जो है कि डॉक्टर बनी, डॉक्टर मीसा भारती, डॉक्टर रोहिणी आचार्य, चंदा, या और भी उनकी बेटी है रागनी, राजलक्ष्मी, ये सारे लोग एजुकेटेड हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अनपढ़ हैं। तो क्या ये लोग मतलब हाथ से निकल गए थे? नहीं, हाथ से नहीं निकल गए थे। लाड़ दुलार प्यार में ये भी डीपीएस स्कूल दिल्ली के माने प्रोडक्ट रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं किया, शिक्षा नहीं ली है, सर्टिफिकेट नहीं लिया है। अगर आप सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो हमारे देश और राज्य समाज में बहुत सारे लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं है। जैसे आपको बिहार के अभी डिप्टी सीएम का ही नाम ले लीजिए, सम्राट चौधरी जी का। अच्छा। है, इस 420 नहीं सका है सम्राट चौधरी। कैसे बताइए? ये कम उम्र में जो है 1995-97 में जब इनको लालू यादव मंत्री बनाते हैं तब ये कहते हैं कि हम 7वां पास है। अब कहते हैं कि हम ओकरों से ज्यादा पढ़ लिए हैं। कुछ उम्र का भी चल रहा था, उम्र में भी डिफरेंट है। तो जो आदमी जैसन चश्मा पहनता है वैसन उसको नजर आता है। तो सम्राट चौधरी जो है कि अपने करप्ट व्यक्ति, गलत व्यक्ति, तो इसलिए लगातार जो है कि मैंने बोलते रहते हैं लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर की, ताकि हमको लोग पहचाने। सम्राट चौधरी का इतने काम है, हाँ, हमको इतने लोग जाने। सम्राट चौधरी बैल के बराबर है, उसको बैल से तुलना कीजिए सम्राट चौधरी को, बड़का। लेकिन वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं नहीं बोलेंगे भैया, कहीं नहीं बोलेंगे हम। जिस व्यक्ति को बोलने नहीं आता हो, जिस व्यक्ति को अपने पिता के बारे में बोलने नहीं आता हो, जिस व्यक्ति को अपने गार्जियन के बारे में बोलने नहीं आता हो, जो व्यक्ति उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। राबड़ी देवी उनको घर में बैठा के खाना खिलाने का काम किया, और उनको अब शब्द बोलते हैं हम उनको बैल बोल दिए तो बड़का उल्टा बोल दिए। बैल को बैल ना बोलेंगे, बैल के काम में खेत जोतना, खेत जोतिए जी। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं। तो फिर हम आते हैं 2025 चुनाव के ऊपर। तो आपके मनेर से विधायक हैं भाई वीरेंद्र, जो सदन में कुछ समय पहले जो एक उनका बयान आया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही हम बात बता रहे हैं। अगर आप किसी को उल्टा बोलिएगा तो दूसरा का व्यक्ति भी आपको उल्टा बोलने के लिए तैयार बैठा है। तो वहाँ सम्राट चौधरी जो है कि हमेशा उल्टा पलटी बयान करते रहते हैं। उनको समझना चाहिए कि लालू यादव हमारे पिता तुल्य हैं। राजनीतिक अपने जगह पर, संस्कार अपने जगह पर। तेजस्वी के साथ आप भले कुछ भी बहसबाजी कीजिए, लेकिन लालू यादव तो आपके पिता के समान। आपके पिता को आप कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि विधानसभा में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि आप अपने
एरिया को और अपने बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं बिल्कुल करना चाहिए। सबको बचना चाहिए। बिहार में या देश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, संवैधानिक भाषा बोलना चाहिए, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये सम्राट चौधरी कुछ आज के समय में बोलेपन हो गए हैं। अच्छा। इनको लगता है कि हम यही बोल करके और कुछ दिखाना चाहते हैं समाज में, लेकिन बिहार के लोग सब जानते हैं इनको कुछ होने वाला नहीं है, अपना बोल के कुछ हो कर। तो इस बार जैसे जो जदयू है, एनडीए है, उनका नारा है 2025 225 कि हम लोग 225 सीट जीत रहे हैं बिहार में, कि अब की बार तेजस्वी जी का आरजेडी का सुपड़ा साफ करने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? भैया देश स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र हैं, तो आप 225 से क्या कह रहे हैं? 243 बोल दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? कुछ भी बोलना ही है तो कुछ बोल दीजिए। अगर आप सब आपे ले लीजिएगा तो और लोग का जो समीकरण है वो क्या करेगा? तो ये सब एक भड़काऊ भाषा है लोगों के बीच में। 225 200 उससे क्या हो जाएगा? हम बोले कि मैंने 243 तो सारा हम ही को हो जाएगा, 100 में 100 स्ट्राइक। आज तक जब से धरती निर्माण हुआ है तब तक 100% रिकवरी किसी को नहीं मिला है, इसलिए वो 225 बोले चाहे 250 बोले कुछ नहीं। अरे उनको 50 से 100 के बीच में वो एनडीए का उनका रहेगा, 50 से 100 एनडीए। बाकी पूर्ण बहुमत में आपको आरजेडी महागठबंधन आ रही है और हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बना रहे हैं। जी, अभी आप तेजस्वी जी का जिक्र किए हैं, तो तेजस्वी जी कुछ समय पहले माई बहन योजना और बिजली फ्री को लेके, जैसे केजरीवाल जी दिल्ली में बोले थे करेंगे, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी का कॉपी तेजस्वी जी की है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन फिर देखने को मिला कि अभी जो एनडीए की सरकार है 125 यूनिट और जो 400 पेंशन था उसको 1100 किया गया। और आप लोगों ने सवाल भी उठाया कि ये हम ही को देख के कॉपी किए हैं, पूरे तरीके से नहीं किए हैं लेकिन थोड़ा सा चुरा लिए। देखिए चोर का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है? तो ये एनडीए हो गया है चोर। अच्छा, हाँ, अब मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव जी माई बहन योजना लाए। उस माई बहन योजना के तहत उन्होंने कहा कि हर माता बहनों को 2500 रुपया हम देंगे, और इसके बाद बोले कि पेंशनरों को हम 1500 400 रुपया जो है कि अभी इस मैंने अभी का समय में 400 रुपया में कुछ नहीं होता है, इसको हम 1500 करेंगे। 150 यूनिट 200 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। तो अब इसमें जो है कि एनडीए के लोग तिलमिला गए। अच्छा, अरे बाप रे बाप, अब क्या करम, अब क्या हम करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा? हाँ, तेजस्वी यादव तो आ जाएंगे फील्ड में, कैसे रोका जाए? तो इस सब एसी में बैठ के मीटिंग किया लोग। अच्छा, एसी में बैठ के मीटिंग किया और उस मीटिंग में पास किया लोग कि इससे कुछ कम रखो, तब ना जो है कि फिर अगला बार हम कहेंगे कि तेजस्वी जो जितना कहा था उतना कर दिए। जैसे नरेंद्र मोदी 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ कितना दे दें, उसी प्रकार से नीतीश कुमार जी भी हो गए हैं। तो अभी 125 यूनिट जो बिजली मिल रहा है तो उसका लाभ मिल रहा है आप लोगों को? यही तो है 125 यूनिट कि मैंने 125 यूनिट मैंने बोल तो दिए हैं, लेकिन दिन भर में 125 बार लाइनों कर जाता है 24 घंटा में। हाँ, मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, अगर आप एक बार कि 125 यूनिट जितना आप फ्री किए हैं तो 24 घंटा में 125 बार लाइन भी आप काट रहे हैं। कहाँ से फ्री कर दिए? कितना तकलीफ है लोगों को। रात में हम सोए हुए हैं और बिजली चल जाए, फिर हम उठ गए। इसलिए लोगों को नींद पड़ना मुश्किल हो गया है, नींद नहीं आ रहा है। हर लोग जो है कि घर से बेघर होकर के रोड पर आ जाते हैं। अरे बाप, गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है। तो इसलिए ये 125 यूनिट जो फ्री किया गया है, इससे ज्यादा अच्छा था कि 125 के आप पैसा ले लेते और उसके बाद वाला टोटल फ्री कर देते, ये ज्यादा बढ़िया था। अभी जैसा कि मनीष बाबू आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पॉडकास्ट के लिए बैठे हुए हैं और बिजली करीब करीब 1 घंटा से नहीं है, 1 घंटा से नहीं है। अगर बिजली होती तो शायद हम लोग पंखा और एसी की हवा लेते। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो बाबू हमारे नीतीश जी जो है, इनका कुछ जो है कि माने बरपोलेपन वाला जो है कि जैसे महिलाओं के बीच में आप देखे थे, कुछ बीच में बोल दिए थे लड़कियों के बारे में, हमने शिक्षा दिया और ऐसा किया, महिलाएं जागरूक हो गई हैं, बेटियां जागरूक हो गई हैं, शादी ब्याह के बारे में जो बोले थे, कितना अभद्र भाषा, असंसदीय भाषा। तो इस तरीके का भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं,
जैसे हम लोग अभी बिजली वाले मुद्दे पे थे और 2000 रुपए वाले पे, 2500 वाले पे, जी। तो क्या मानते हैं कि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी से कॉपी किए हैं? नहीं नहीं मतलब नहीं कुछ नहीं लोग नहीं बोलते नहीं, हैं कि आम कर भी आदमी है। पार्टी दिल्ली में है भैया। कि वहीं से चुरा के लाए हैं तेजस्वी जी, नहीं नहीं देंगे हमें बिहार में। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है, हम बिहार में हैं। ठीक है, अभी तेजस्वी जी पे बात आई ही है, तो तेज प्रताप जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो तेज प्रताप जी के साथ पूर्व में जो भी मामला सामने आया और उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया ऑफिशियली, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये ठीक है? देखिए, कोई भी अगर घर का सदस्य गड़बड़ा जाता है तो गार्जियन का काम है उसको दंडित करना। अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी को अगर लगा कि तेज प्रताप यादव जी अगर गलत किए हैं, तो अगर दंडित किए हैं तो तेज प्रताप यादव जी को स्वीकार कर करके और माफी मांग के अपना अगला कदम करना चाहिए, पार्टी के बीच में आना चाहिए, नहीं कि पार्टी के विरुद्ध में जाकर के। क्योंकि घर का वो बड़ा सदस्य है, उनके बिना तेजस्वी अधूरा है जी। पूरा करने के लिए जो है कि तेज प्रताप जी को आना चाहिए और अपने घर में माता जी से, पिताजी से, बहनों से, भाई से एक गठबंधन करके क्षमा याचना मांग करके उनको अगला कदम जो है कि चुनाव में कदम से कदम मिला करके उनको चलना चाहिए। जी। जैसे एक ये थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा इसलिए कि आप आरजेडी से हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा क्योंकि मेरा मकसद ही होता है कि जो लोगों के मन में सवाल चल रहा है उसको किसी से पूछ के उसके बारे में जान ही लें। तो जैसे तेजस्वी जी जब शादी किए थे तो उस टाइम वो अपने धर्म से अलग क्रिश्चियन धर्म में शादी किए थे, तो बहुत से ऐसे मीडिया में भी खबरें आई कि अगर तेज प्रताप जी को बाहर किया गया है किसी मामले में, तो सबसे तो पहले तेजस्वी जी को करना चाहिए था, क्योंकि वो परिवार का पहला रूल तो वही तोड़े। लेकिन कहीं ना कहीं तेज प्रताप जी बोलते हैं कि कुछ जयचंद है उसी के इशारे पे परिवार नाच रहा है। दरअसल यहाँ जयचंद का सवाल नहीं है, दरअसल तेज प्रताप यादव जी का शादी पूर्व में हो चुका है, उस पीरियड में दोबारा शादी करना उचित नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव शादी जो किए हैं, ठीक है, दूसरा धर्म है, लेकिन उनकी शादी तो पहली है, इसलिए तेजस्वी यादव सही है। उनका लव मैरिज शादी जरूर है तेजस्वी यादव का, लेकिन इनका अरेंज मैरिज था। लेकिन वो भी तो नहीं चल पाया इनका। तो वही बता रहे हैं, वही हम आ रहे हैं, नहीं चल पाया। तो यहाँ तेज प्रताप जी को जो है कि थोड़ा सा संभल करके कदम रखना चाहिए। इनको शादी हो चुकी थी, शुरू में ही अगर नहीं करने का इच्छा था तो नहीं करते, आज यहाँ तक मैटर नहीं आता। अपने गार्जियन से कहते कि किसी मुद्दा पे हम शादी नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव अपने पिता के सामने, माँ के सामने, बहन के सामने शादी की है, उन सबको मना करके शादी की है, नहीं कि मैंने रुला करके शादी की है। तो इसलिए धर्म, शादी ब्याह के लिए धर्म मायने नहीं रखता है। हमारा संविधान उन राइट करता है, संस्कार राइट करता है। कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं पारिवारिक मामला है, इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पारिवारिक मामला जी। तो अभी 2025 विधानसभा में आप बिहार में कैसे देख रहे हैं, क्या आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है? 2025 में हम जहाँ से हैं मनेर विधानसभा से, वो उसका स्ट्राइक तो 100% है, कहीं से कुछ निगेटिविटी नहीं है, कुछ नहीं। मुकाबला क्या करना है, मुकाबला में तो कोई है ही नहीं है। अच्छा, पहले ही सब आउट है। अच्छा, हाँ, 243 में से हम लोग जो है कि 180, 185, 190 प्लस करने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ, उन लोगों को जीरो पर हम लोग आउट करने का काम करेंगे, सुफरा साफ कर देंगे। अच्छा, हाँ, सुफरा साफ कर देंगे, दिखाई देगा कोनो जी सामने। इसलिए चूंकि आप खाली लोगों के बीच में जो है कि हल्ला करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, जुमलेबाजी करते रहते हैं, आए दिन मर्डर हो रहा है, कल भी मर्डर हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मनेर में एक साल में 4-5 बार जरूर आ जाते हैं, 10 बार जरूर आ पाते हैं, और मनेर थाना के सामने गोली मार दिया जाता है। इससे और बड़ी बात क्या हो? पारस हॉस्पिटल में जा करके, जहां लोग सुरक्षा के लिए जाता है, इलाज के लिए जाता है, और उसमें पारस हॉस्पिटल में हत्या कर दिया जाता है। तो इससे और दुर्भाग्य की बात क्या है? उद्योगपति पटना, वो उस उद्योगपति का हत्या कर दिया जाता है। तो इनके शासन में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, लोगों को संभाल करके चलना पड़ रहा है, और झूठ मूठ के ये मुखौटा है कि मैंने सुशासन बाबू, सुशासन बाबू। सुशासन बाबू नहीं, कुशासन बाबू का सरकार, सिर्फ कुशासन है इनके शासन में। महाभारत में वो दुशासन नहीं था, खाली गलती काम करते चलता था जी, वही दुशासन वाली सरकार हो गया है, और कुछ नहीं। तो आपको आज का ये पॉडकास्ट मेरे साथ करके कैसा लगा? क्योंकि मैं अभी युवा हूँ और खास करके मैंने ये सिलसिला दिल्ली विधानसभा से शुरू किया था जी। तो कुछ 2 शब्द बोले था कि मैं प्रेरित हूँ और आगे बढ़ूँ।
नहीं, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। आप नौजवान हैं, लोगों के दिल की बात को जानते हैं और नौजवानों के हित की बात करते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसमें कीजिए और लोगों के बीच में जाइए, ज़मीनी बात को रखिए, ज़मीनी बात को समझिए, कौन सही है कौन गलत है, उस बात को समझते रहिए और अपने चैनल के माध्यम से प्रयासरत रहिए कि लोगों को हम सही दिशा दे सकें। तो दोस्तों, आज हम थे खासपुर पंचायत में। आपने जैसे देखा कि इस पॉडकास्ट में हमने अलग अलग पहलू पे जिक्र किया और काफी मजा आया इनके साथ पॉडकास्ट करके। जैसे इन्होंने बात को रखा, मुझे लगता है कि ये आरजेडी के एक अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं और इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि ये और तरक्की करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ और हम कोशिश करेंगे कि अभी जब तक हम पटना में हैं उन तमाम नेताओं से आपको रूबरू कराएं जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे अपना पकड़ बनाए हुए हैं और लगभग बिहार के हर लोग उनको जानते हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम एक और नए गेस्ट तक पहुंचने में हमें आसानी हो। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।